जी, तो आज हमने पढ़ना है बॉन्ड एनर्जी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के बीच में देखेंगे हम लोग कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बेसिक फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट्स हैं जैसे कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर इसके बारे में आइडिया होगा तो केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो पहला पैरामीटर है हमारा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट of energy required to break 1 mole of covalent bonds of gaseous species into its gaseous components। ठीक है, ये एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो 1 मोल आपने गैशियस सब्सटेंस लेनी है, उस गैशियस सब्सटेंस के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं उनको तोड़ना है। तो उन सब बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक, यानी कि जब बॉन्ड बनते हैं तो हीट निकलती है और बॉन्ड ब्रेकेज रिलीजेज एनर्जी, या इसको बोले हम लोग एंड इज़ एक्सोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेकेज इज़ एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एंडो का मतलब अंदर जाना। यानी कि जब कभी बॉन्ड बने होंगे तो एनर्जी निकली होगी, यानी कि बॉन्ड स्टेबल चीज़ें हैं और जो चीज़ स्टेबल होती है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी कि कहीं अगर पे बॉन्ड बना हुआ है तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी। यानी कि इसको हीट देना चालू करेंगे तो वाइब्रेशंस पैदा होंगी, जब वाइब्रेशंस पैदा होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी और बॉन्ड ब्रेकेज यानी कि बॉन्ड को तोड़ना, उसके अंदर एनर्जी खर्च होती है हमें, यानी कि डेट इज़ एंडोथर्मिक। अब रिएक्शन की अगर बात की जाए कि एक रिएक्शन यानी कि A से प्लस B मिक्स होके बनते हैं C, ठीक है, और इसके अंदर कुछ हीट निकलती है डेल्टा H, इसको बोला जाएगा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। यानी कि आप रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्शन करवाने के बाद आपने ऐसा फील किया है कि हीट निकल रही है बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। और ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डेल्टा H रिएक्शन, ये बेसिकली होता है डिफरेंस ऑफ H ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस या माइनस डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसका माड लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए और प्रोडक्ट्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की अमाउंट होती है उसका माड लें तो वो क्या कहलाती है? हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स, क्योंकि ये एनर्जी है तो इसके क्या होंगे? जूल्स भी हो सकते हैं, किलो जूल पर मोल जनरली इस्तेमाल किया जाता है, किलो कैलोरी पर मोल भी इस्तेमाल किया जाता है, एट्सेट्रा। यानी कि जो एनर्जी के यूनिट्स हो सकते हैं वही इस एंथैल्पी के यूनिट्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये मेजर कैसे की जाती है? ये जो एंथैल्पी है ये डेल्टा H ऑफ रिएक्शन या एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक का रिएक्शन, तो ये मेजर करेंगे हम लोग। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी और हमारी क्लासिकल टेक्निक है कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है? चीज़ों को जलाया जाता है, एक वेसल ले ली जाती है या एल्यूमिनियम का कैलोरीमीटर ले लिया जाता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? चीज़ को रखते हैं, उसको जलाते हैं, जलाने से हीट पैदा होती है। कितनी हीट पैदा होती है या कितनी हमने खर्च की और कितनी हीट वहाँ पे पैदा हुई या कितनी कंज्यूम हुई, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितनी उसकी बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एडवांस मेथड है, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे।
जिसके अंदर हम लोग बॉन्ड लेंथ्स को देख के अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको देखा जाए तो हाइड्रोजन इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, और 1 मोल हाइड्रोजन आपने ले लिया है। तो 1 मोल हाइड्रोजन को अगर आपने ले लिया है तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी की ज़रूरत है। यानी कि आप 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लें और इसको आप कन्वर्ट करें 2 टाइम्स 6.02 क्रॉस 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। तो इस काम करने के लिए आपको एनर्जी कितनी चाहिए? 436 किलो जूल पर मोल। कैसे? ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है H और H। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन देता है? 2 हाइड्रोजन एटम देता है। तो 1 मोल कितने हाइड्रोजन एटम देगा? 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स देगा। ठीक है, तो इस काम के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी? 436 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह अब अगर सेकेंड एग्जांपल लें हम लोग मीथेन की। ठीक है, अब मीथेन की अगर बॉन्ड एनर्जी निकालनी है आपने तो कैसे करेंगे? मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एवरेज हो और वो उस एनर्जी देने से ये चारों के चारों बॉन्ड्स टूट जाएं, और वो जो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, यही हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? मीथेन से पहले क्या बनाते हैं? एक CH3 होगा और एक हाइड्रोजन निकाल लिया हमने, CH4 से एक हाइड्रोजन तोड़ लिया हमने, ये वाला फॉर एग्जांपल। तो अब कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? डेल्टा H वो कितनी होती है रिलीज़? वो है मेरे पास डाटा है हमारे पास 427 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, अब ये चीज़ बन चुकी है CH3, तो CH3 को तोड़ेंगे, CH3 से एक और हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2 प्लस हाइड्रोजन, और ये डेल्टा H कितनी हो जाएगी आपके पास? 460 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दोनों एनर्जी की अमाउंट सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए, यानी कि CH4 को तोड़ने के लिए कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब ये CH3 को तोड़ने के लिए कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ये चीज़ें सेम नहीं हैं, आल्दो आप हाइड्रोजन ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इसलिए इनकी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज हमें मिलती हैं। अब CH2 को तोड़ें तो कैसे करेंगे? CH प्लस हाइड्रोजन। इसको इस स्टेप के लिए कौन सी कितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है? 435 किलो जूल पर मोल। अब क्या रह चुका है? CH। जब इसको तोड़ेंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास? कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। और लास्ट स्टेप के लिए एनर्जी है डेल्टा H 338 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कि देखें आपने 4 बॉन्ड अटैच थे कार्बन के साथ, 4 हाइड्रोजन, आपने एक एक स्टेप के अंदर सारे चारों के चारों हाइड्रोजन निकाल लिए हैं और 4 तरह की एनर्जी आपके पास आई है। तो आप क्या करें? इन सबको ऐड कर दें। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो ये मीथेन इससे, यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप, ये इथाइल और ये CH और बाकी क्या बच जाएगा आपके पास? CH4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास? कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, और ये कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी? डेल्टा H नेट या डेल्टा H नेट इसको बोलें। इन सब को जमा कर देंगे, जब इन सब को जमा करेंगे तो आएगा 1660 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, यानी कि एक मीथेन के चारों बॉन्ड्स को अगर तोड़ें तो 1660 किलो जूल पर मोल एनर्जी आती है। ठीक है, ये कितने बॉन्ड तोड़ने के लिए? 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए, और चारों बॉन्ड क्या है? आइडेंटिकल हैं, सेम है, यानी कि ये भी CH है, ये भी CH, ये भी CH और ये भी CH। तो एक बॉन्ड के लिए क्या आएगा? फॉर 1 CH बॉन्ड। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या आएगा? इस अमाउंट की ये चारों के लिए थी
1660 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 4, तो एक के लिए आ जाएगी, वो कितनी आएगी आपके पास 415 किलो जूल पर मोल। समझ आ रही है कि बात नहीं, कि एक मोल बॉन्ड ऐसे वाले यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तोड़ने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी 415। अब ये देखें एवरेज आया है, यानी कि चारों को आपने जमा किया है और 4 पे तकसीम किया है। सो दिस वैल्यू इज़ एवरेज वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। यानी कि एग्जैक्ट किसी भी बॉन्ड की एनर्जी हम लोग नहीं बता सकते, ख़ास तौर पे जब मल्टीपल बॉन्ड हों। अब हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड था, तब तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी वो इसी वजह से आएगी। लेकिन इसके लिए एवरेज क्यों बोला है, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तो CH3 स्पीशी बनेगी, जब CH3 को तोड़ेंगे तो अलग स्पीशी बनेगी CH2, जब CH2 को वो तोड़ेंगे वो अलग स्पीशी है, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिहाज से हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कि पहले क्या करते हैं, सब बॉन्ड को तोड़ लेते हैं, एक एक करके उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, जितने बॉन्ड होते हैं उतने पे डिवाइड कर लेते हैं। जब उतने पे डिवाइड करते हैं तो एक बॉन्ड के लिए एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है। और दोबारा हम लोग अगर देखें कि कहीं पे अगर बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। जब स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, बेसिकली अनस्टेबिलिटी काज करती है और हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। तो डेट्स वाई बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेज एनर्जी, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। bond energy is directly proportional to bond strength। ठीक है, यानी कि एक बॉन्ड है A और B, इसको तोड़ने के लिए X अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और एक बॉन्ड है हमारे पास C और D, इसको तोड़ने के लिए Y अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और मान लेते हैं इसको X अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और इसको X से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इसका मतलब है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली हम लोग क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि बॉन्ड की मजबूती ज़्यादा होगी। जो मजबूत चीज़ हो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो जो बॉन्ड मजबूत होंगे उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, और जो बॉन्ड वीक होंगे उनको तोड़ने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, और फिर एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। जाहिर सी बात है, 3 बॉन्ड होंगे तो एक बॉन्ड को एनर्जी देंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ेगी, फिर 2 वाला जो डबल बॉन्ड होगा उसको रिलेटिवली कम अमाउंट देनी पड़ेगी, और सिंगल बॉन्ड को सबसे कम देनी पड़ेगी एनर्जी, ठीक है जी। तो दिस इज़ होल अबाउट बॉन्ड एनर्जी, कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है इसका, और उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ से इसका क्या लेना देना है, और उसके बाद ट्रिपल, डबल और सिंगल से इसका क्या लेना देना है। बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कैसे की जाती है, दिस इज़ वन एग्जांपल। और जनरली आइडेंटिकल बॉन्ड के लिए ही ये कैलकुलेट की जाती है, और ये एक एवरेज वैल्यू होती है, और एवरेज वैल्यू है तो ये मेजर कैसे की जाएगी, ये जो काम किया जाता है कैलोरीमीटर में किया जाता है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी इसको फाइंड किया जा सकता है। तो ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम गैसियस सब्सटेंस टू कन्वर्ट दैट सब्सटेंस इनटू गैसियस आयंस, ठीक है। यानी कि ये काम किस में होना चाहिए, गैस फेज़ में। ये भी क्या हो, गैस, और ये भी क्या हो, गैस, और ये भी क्या हो, गैस। सबकी स्टेट क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए। इसकी भी गैस, और कार्बन भी गैस, और हाइड्रोजन भी गैस के अंदर होने चाहिए। तो ना तो लिक्विड के अंदर और ना ही सॉलिड के अंदर ये काम किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।